नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर की, कश्मीर के इतिहास की। क्यों कश्मीर को हेवन माना जाता है अर्थ पे, और इसका इतिहास क्या है। पहले कब से कब तक यहाँ पे हिंदू राजे हुआ करते थे, कैसे यहाँ पे इस्लामिक या मुस्लिम टेक ओवर हुआ, और जो भी पूरे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उन सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कश्मीर के इतिहास के ऊपर ऐसी वीडियो आपको शायद ही पूरे के पूरे यूट्यूब में मिले, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, ग्रामर, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम कश्मीर की रिच और कम्प्लेक्स हिस्ट्री देखेंगे, एंशियंट ओरिजिन देखेंगे कि कैसे ये हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर का सेंटर था, फिर समय के साथ साथ इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, और अलग अलग कौन कौन सी डेनेस्टीज़ ने यहाँ पे रूल किया, और इन्वेडर्स यहाँ पे कौन कौन आए, और कैसे यहाँ पे पूरा का पूरा जो इसका कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं, जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो बदल गई। फॉरगॉटन किंग्स को देखेंगे, कल्चर हेरिटेज को देखेंगे, और हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखेंगे जिसने कश्मीर को, जिसे हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है, पैराडाइज कहा जाता है, उसको शेप किया। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ कश्मीर। अगर हम कश्मीर के ओरिजिन को देखें तो नीला माता पुराण के मुताबिक कश्मीर जो है उसमें एक समय बहुत बड़ा यहाँ पे लेक हुआ करता था, जिसे बोलते थे सती सरा लेक। तो यहाँ पे सती सरा लेक हुआ करता था, और यहाँ पे ये जो शब्द है कश्मीर, ये संस्कृत के दो शब्द कश्यप और मीरा, इससे डिराइव हुआ है। तो इसका मतलब होता है सी लेक और माउंटेन ऑफ सेज कश्यप। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि ये जो कश्मीर है, ये माउंटेन, ये पहाड़, ये जगह जो है ये ऋषि कश्यप की है, ये सेज कश्यप की है। तो कश्यप प्लस मीरा जो है इन दो शब्दों से मिलकर बना है कश्मीर। तो आज भी जब आप कश्मीर की बात करते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि द लैंड या द माउंटेन ऑफ सेज कश्यप या ऋषि कश्यप। कश्यप जो है उन्हें माना जाता है कि कश्मीर के ओरिजिनेटर हैं ये। इन्हीं ने यहाँ पे इसे रिच लैंड को इस्टेब्लिश किया, यहाँ पे होली प्लेसेस को इस्टेब्लिश किया, और थ्रू द वैली के माध्यम से यहाँ पे जो पिलग्रिमेज है उसकी शुरुआत भी ऋषि कश्यप ने करी। एंशियंट कश्मीर की बात करें तो ये सेंटर हुआ करता था नॉलेज का, ज्ञान का। कश्मीर के ग्रेट माइंड्स की अगर हम बात करें तो उत्पाला देवा, जो कि ऑथर हैं शिवा स्तोत्रवली के, तो जो शिव स्तोत्रवली है उसके जो लेखक हैं, ऑथर हैं, वो हैं उत्पाल देवा, और ये कश्मीर से आया करते थे। फिर आते हैं नाट्य शास्त्र के ऑथर भरत मुनि, ये भी कश्मीर के ग्रेट माइंड हैं। पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र दिए, ये भी कश्मीर के ग्रेट माइंड माने जाते हैं। पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी दी, ये भी कश्मीर के ग्रेट माइंड माने जाते हैं। अब देखो पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी थी उसमें अभी कुछ साल पहले, मतलब एक डेढ़ साल पहले, एक स्कॉलर था जिसने एक सही इंटरप्रिटेशन बताई थी कि जो अष्टाध्यायी है उसकी सही इंटरप्रिटेशन क्या है। तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी चली रहती थी कि उसको किस प्रकार से पढ़ा जाए। इस व्यक्ति ने यहाँ पे पिछले एक डेढ़ साल पहले इसको बताया कि भाई सही इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है। तो वो क्या है, क्या एक सवाल था, क्या कंट्रोवर्सी थी, और कैसे इस चीज़ को सिद्ध किया गया, सही किया गया, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये ग्रेट माइंड्स ऑफ कश्मीर। अब ऑब्वियसली ऐसे और भी थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट माइंड्स है वो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। उत्पाल देवा शिव स्तोत्रवली के ये ऑथर माने जाते हैं। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के ऑथर पतंजलि और पाणिनि। स्पिरिचुअल हेरिटेज की बात करें तो राजतरंगिणी, जिसको कलहन ने लिखा था, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है सवाल कि राजतरंगिणी को किसने लिखा था, तो कलहन ने लिखा था, जो कि हिस्ट्री बुक है एंशियंट कश्मीर के ऊपर। इसके मुताबिक ये एक ऐसा देश है जहाँ पे देर वॉज नो स्पेस इवन एज लार्ज एज अ ग्रेन ऑफ सीसम विदाउट अ पिलग्रिमेज, यानी यहाँ पर एक ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे पिलग्रिमेज नहीं होता है। बोलने का मतलब ये है कि हर जगह यहाँ पे मंदिर हैं जहाँ पे जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो जाते हैं, वहाँ पे माथा टेकते हैं। यहाँ पे व्यापक तौर पे हिंदू सनातन धर्म की जो तूती है वो बोलती है। डेली लाइफ की बात करें तो यहाँ पे सुबह के समय कश्मीर वैली में क्या हुआ करता था, पहले ओम की रिसाइटेशन हुआ करती थी, यानी कि पहले ओम का जाप हुआ करता था, और जो मंदिर हैं वहाँ पे बेल्स रिंग करती थी, यानी घंटियाँ जो हैं वो बजती थी, घंटियों बजने की आवाज़ जो है वो आती थी। ये पहले कश्मीर हुआ करता था, लेकिन आजकल तुम खुद ही देखो अभी क्या हाल है। वैष्णो देवी और जो अमरनाथ हमारी गुफा है भोलेनाथ की, वहाँ तक पे जाने में हमें डर लगता है। पता नहीं चलता है कि कब क्या हो जाएगा,
कब आतंकी घटना हो जाए, कब लोगों को मार दिया जाए। कश्मीर में हमने देखा कि इनोसेंट लोगों को मारा गया जो वहाँ घूमने गए थे। फिर उसके बाद 2025 का भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ। तो आज ये परिस्थिति है, लेकिन पहले ये कश्मीर हुआ करता था जहाँ पे सुबह उठते ही ओम की जो रिसाइटेशंस हैं वो हुआ करती थी और यहाँ पे मंदिरों में घंटियाँ बजती थी। अब हम बात करते हैं कश्मीर का पहला राजा कौन हुआ। तो मॉडर्न हिस्टोरियंस के मुताबिक कश्मीर जो है उसको 136 साल हिंदू और बुद्धिस्ट किंग्स ने रूल किया है थ्रू आउट इट्स एंशियंट हिस्ट्री। तो ऐसा माना जाता है कि गोनंदा प्रथम जो थे वो कश्मीर के पहले नॉन किंग थे। तो अगर पूछा जाए कि कश्मीर के पहले राजा कौन थे, तो गोनंदा प्रथम कश्मीर के पहले राजा हुआ करते थे। वैली में अप्रोक्सीमेटली 84 किंग्स ने राज किया आफ्टर गोनंदा प्रथम। तो 3rd सेंचुरी तक जो गोनंदा प्रथम थे उनके बाद 84 किंग्स थे, हिंदू किंग्स, जिन्होंने यहाँ पे राज किया। अब इस प्रकार के ये जो सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं ये आपको मॉडर्न स्कूल की जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें नहीं मिलेंगे। तो ये जो हिंदू और बुद्धिस्ट किंग्स की बातें हैं ये आपको कहीं पर भी किताबों में नहीं मिलेगी, इसलिए आपको ये वीडियो पूरी की पूरी अंत तक देखनी चाहिए क्योंकि ये वेल रिसर्च्ड वीडियो है। बुद्धिज़्म की बात करें तो सबसे पहले प्री अशोका ईरा आता है। बुद्धिज़्म वाइडली स्प्रेड हुआ कश्मीर में इवन अशोका के समय से पहले। एम्परर अशोका से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बुद्धिज़्म की बात आ रही है तो बुद्धिज़्म से और जैनिज़्म से रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कई ऐसे राजे थे जो हिंदू और जो बुद्धिस्ट हैं उन दोनों के पैट्रोनेज थे। 3rd सेंचुरी BCE में यहाँ पे जो अशोका है वो फॉर्मली कश्मीर में बुद्धिज़्म को प्रोपेगेट करता है और यहाँ पे इस रीजन में बुद्धिज़्म की जो प्रेजेंस है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है और ये हमें लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलता है। कनिष्क की बात करें तो कनिष्क के समय 4th बुद्धिस्ट महासंगति या बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो सर्वस्तिवादा ट्रेडिशंस के लिए हुई थी और यहाँ पे कुंडल वन विहार में इसे ऑर्गेनाइज किया था श्रीनगर में। प्रेसिडेंसी यहाँ पे कात्यायनी पुत्रा ने करी थी। तो कनिष्क के समय यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कुंडल वन विहार में श्रीनगर में। फिर अगर रीजनल स्प्रेड की बात करें तो बुद्धिज़्म कश्मीर से लद्दाख फिर तिब्बत और चाइना तक स्प्रेड होता है और कश्मीर को इसने एक बहुत ही क्रूशल सेंटर बनाया बुद्धिस्ट थॉट्स का। राजतरंगिनी जैसी किताबें जो कल्हण ने लिखी और 3 चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे जो कश्मीर में आए 630 से 760 AD के बीच में और उन्होंने यहाँ पे बताया है कि कैसे जो कश्मीर के मोनार्क्स थे उन्होंने बुद्धिज़्म की प्रोपेगेशन में काम किया। इस बात का जिक्र हमें यहाँ राजतरंगिनी में भी देखने को मिलता है और 3 जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स आए उनकी किताबों में भी देखने को मिलता है। फिर आती है द हून डायनेस्टी और यहाँ से शुरू होता है ट्रांजिशन। तो हून डायनेस्टी की जो शुरुआत है वो 6th सेंचुरी में होती है। 6th सेंचुरी आते आते जो हून्स थे उन्होंने कश्मीर का जो कंट्रोल है उसे गेन कर लिया। ये रीजन 530 AD तक इंडिपेंडेंट स्टेट रहा। उसके बाद उज्जैन के जो राजे हुआ करते थे उन्होंने इस पे रूल किया। अब जैसे ही उज्जैन में विक्रमादित्य डायनेस्टी का फॉल होता है, ये डायनेस्टी गिर जाती है, तो जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने कश्मीर को गवर्न करना शुरू कर दिया और यहाँ पे फिर मिक्स्ड फॉर्म बना हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर का। तो हमारे राजाओं के पास यही हुआ करता था, जैसे एक बड़ा राजा हुआ करता था, फिर उसके अंदर जैसे राणा हुआ करते थे, फिर उसके अंदर ठाकुर हुआ करते थे। अगर ये वीक है तो अब क्या होना चाहिए, इनको इसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। बहुत जो छोटे छोटे ठकुराइयाँ हुआ करती थी वो जैसे ही बड़ा राजा अगर वीक हो रहा है तो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देती थी कि हम अब आज़ाद हैं, हम ही यहाँ के राजे हैं, सर्वोसरा हैं। तो ये हमें भारतीय हिंदू इतिहास में या खासकर राजपूतों के इतिहास में जब हम राजपूत हिस्ट्री पढ़ते हैं किंग्स की तो उसमें हमें इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम कश्मीर शैविज़्म की बात करते हैं क्योंकि कश्मीर के ऊपर शैविज़्म का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। शैविज़्म क्या होता है, जो शिव के भक्त हैं, जैसे वैष्णविज़्म है जो विष्णु के भक्त हैं। विष्णु के भक्त का या शिव के भक्त का मतलब है कि भाई इनके जो रास्ते हैं भगवान शिव ने या भगवान विष्णु ने, या फिर शक्तिज़्म होता है जो शक्ति के बताए रास्ते पे चलते हैं, तो वो साल्वेशन वाला जो रास्ता है वो ये इनका अपनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ इसी को मानेंगे, बाकियों का भी सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ पे कभी भी जैसे मुस्लिम्स के बीच में होता ना, सुन्नी और शियाओं के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, हमें कई बार यहाँ पे खून खराबा देखने को मिला है। तो
तो थैंकफुली हमें यहाँ देखने को ये चीज़ें नहीं मिली। चाहे शैविज़्म, वैष्णविज़्म, शक्तिज़्म है, एक दूसरे के साथ ठीक है इनके मतभेद हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ पे खून खराबा या ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। इनके बस रास्ते अपने अपने हैं कि भैया जो साल्वेशन का रास्ता है, कि ईश्वर प्राप्ति का जो रास्ता है वो शिव भगवान के जो फॉलोअर है उनका अलग है। जैसे शिव के आपको पता है अघोरी होते हैं, नागा होते हैं, है ना, तो इनका जो वेशभूषा है, जो रहन सहन है, बिल्कुल अलग है। वैष्णव पंथ में थोड़े थोड़े रिचुअल्स आ जाते हैं, थोड़े लाइफस्टाइल में थोड़े रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं। शक्तिज़म में भी हमें थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये इस प्रकार से ये अलग अलग हमारे सेक्ट हैं। शिविज़्म है, वैष्णविज़्म है, शक्तिज़्म है, फिर शिविज़्म में आगे और ज़्यादा सेक्ट आते हैं, वैष्णविज़्म में भी और ज़्यादा सेक्ट आते हैं। तो इस प्रकार के हमें सेक्स या सब सेक्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ाई झगड़े वैसे नहीं हुए जैसे हमें बाकी जगह देखने को मिलते हैं, चाहे खासकर अब्राहमिक रिलीजन्स में हमें देखने को जो मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कश्मीर शैविज़्म की। अच्छा, मैंने यहाँ पे शिया और सुन्नियों की बात करी है, तो शिया और सुन्नियों के बीच में क्या फ़र्क है उसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बात अगर धर्म की हो रही है और शिया सुन्नियों की हो रही है, तो आपको जो जुडिज़्म है, जो यहूदी धर्म है, उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए, उसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियोस में कवर किया है, तो उनको भी देखिएगा। सारी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कश्मीर शैविज़्म की डेवलपमेंट की, कि कैसे कश्मीर में जो शैविज़्म है वो डेवलप होता है। तो इसका जो ओरिजिन है वो 6th सेंचुरी में माना जाता है। शैविज़्म जो है वो कश्मीर में 6th सेंचुरी के समय डेवलप हुआ था, और यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन जो है यहाँ पे ये बनता है। फिर आता है फर्स्ट ऑथेंटिक टेक्स्ट, तो स्पंद करिका, ये कंपाइलेशन है वासु गुप्ता की किताबों की, ये पूरी कंपाइलेशन जिसको बोलते हैं स्पंद करिका, तो इसे कंसीडर किया जाता है कि ये पहली ऑथेंटिक बुक है इस पूरे के पूरे ईरा की। तीसरा आता है शेव किंग्स, तो ऐसे कुछ किंग्स जो कि बिल्कुल मतलब शेव डायनेस्टी को ही माना करते थे। द फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो शेव किंग्स थे, जो शिविज़्म को फॉलो करते थे, वो नाम आता है मिहिर कुल जी का, और ये हून डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो जो हमने पहले देखा कि हून डायनेस्टी जब आई, तो ये पूरी की पूरी शेव डायनेस्टी हमें यहाँ देखने को मिलती है, और पहला राजा मिहिर कुल थे जिन्होंने जो शिविज़्म है उसको पूरी तरीके से फॉलो यहाँ पे किया। ललित आदित्य मुक्ति पी जी की अगर हम बात करें, तो हिंदू किंग्स ऑफ कश्मीर में जो ललित आदित्य जी थे, ये काफ़ी फेमस किंग हैं, और बाकी स्टेट्स के हिस्ट्री में भी हमें इनका नाम देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार लड़ाई झगड़े हुए तो कुछ बाकी स्टेट्स के, खासकर जो बाकी पहाड़ी क्षेत्र है उनके कुछ एरियाज़ भी इन्होंने अपने अंडर लिए। तो ये मोस्ट फेमस किंग माने जाते हैं, और इनके समय जो टेरिटरी थी वो बंगाल तक एक्सटेंड हुई थी ईस्ट में, और साउथ में कोंकण तक, नॉर्थ वेस्ट में तुर्किस्तान तक, और नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत तक। तो इतना बड़ा यहाँ पे एरिया कश्मीर का ललित आदित्य जी के समय था। आप यहाँ खुद देख सकते हो कि जब हम ईस्ट की बात कर रहे हैं तो बंगाल में बाउंड्री लग रही है, अगर हम साउथ की बात कर रहे हैं तो कोंकण में बाउंड्री लग रही है, नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ तुर्किस्तान, यहाँ जाके कश्मीर की बाउंड्री लग रही है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी जो बाउंड्री है वो तिब्बत के साथ लग रही है। तो आप खुद देख सकते हो कि इतना बड़ा एरिया ललित आदित्य जी के समय फैला, तो इसलिए इन्हें मोस्ट फेमस और महान किंग जो है, राजा, वो माना जाता है ललित आदित्य जी को। लेकिन अब हैरानी की बात तुम ये देखो कि मॉडर्न हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में हमें इनका नाम ही देखने को नहीं मिलता है। इतना वास्ट एम्पायर, तुर्किस्तान तक यहाँ पे इन्होंने राज किया, यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन्होंने कश्मीर के लिए दिया, चाहे वो कल्चर हो या फिर वो अपने एम्पायर को बढ़ाना हो, एक्सटेंड करना हो, लेकिन इस व्यक्ति का नाम ही हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के लिए कुछ नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं अवंती वर्मन जी की, जिनके अंडर माना जाता है कि ये जो ईरा था, ये जो एज था, इसको स्वर्णिम काल कश्मीर का माना जाता है, गोल्डन एज। तो जो अवंती वर्मन थे ये उत्पाल डायनेस्टी से थे। 855 एडी में ये पावर में आए। इनका जो रेन है इसे याद किया जाता है कि इनके समय कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी थी और काफ़ी हैप्पीनेस थी, सारे लोग, जनता खुश थे। फेमस ग्रामेरियन हुए रामात हैं, मुक्तकन हैं, शिवास वामिन हैं, और कुछ पोइट जैसे आनंदवर्धन हैं, रत्नाकर हैं। ये अवंती वर्मन जी की जो राज्यसभा हुआ करती थी उसके मेंबर्स थे।
राज्यसभा, अब राज्यसभा की बात आई तो इंडियन पॉलिटी में आपने राज्यसभा को पढ़ा ही होगा, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर किया है, ऑब्वियसली इंडियन पॉलिटी के जो पर्सपेक्टिव है उससे। तो उसको आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको पॉलिटी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इस समय इतने बड़े बड़े ग्रामेरियन या जो पोइट्स थे वो अवंती वर्मन जी की राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे, और यहाँ पे इनके रूल में कश्मीर कल्चरली और इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ, ग्रो हुआ। लिटरेरी लेगेसी अगर हम कश्मीर की देखें तो 7वीं सेंचुरी में यहाँ पे संस्कृत स्कॉलर्स आए, भीम भट्ट और दामोदर गुप्त, तो ये काफ़ी फ्लरिश हुए 7वीं सेंचुरी में। 8वीं सेंचुरी में हमें क्षीर स्वामी, रत्नाकर, वल्लभ देव, ये सब देखने को मिलते हैं जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। 9वीं सेंचुरी में मम्मट हैं, शेमेंद्रा हैं, सोमदेव हैं, इन्होंने भी लिटरेरी ट्रेडिशंस को एडवांस किया। और 11वीं सेंचुरी में हमें जयद्रथ और कल्हण हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने जो रिच लिटरेरी हेरिटेज है कश्मीर की उसको आगे बढ़ाया, कंटिन्यू किया। और कल्हण जी के बारे में हमने पहले भी देखा, राजतरंगिणी इन्होंने लिखी है। कश्मीर का जो कंट्रीब्यूशन है संस्कृत लिटरेचर और स्कॉलरशिप के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है, मोस्ट एंड्योरिंग लेगेसी कश्मीर रखता है, और ब्रॉडर इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को काफ़ी हद तक जो कश्मीर के लिटरेरी वर्क है उसने इन्फ्लुएंस किया है। अब हम बात करते हैं इस्लामिक रूल की बिगिनिंग की। तो अवंती वर्मन जी की डेथ के बाद हिंदू किंग्स का जो डिक्लाइन है वो शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे मुगल डायनेस्टी के डिक्लाइन में हम औरंगज़ेब को पढ़ते हैं, दुर्भाग्यवश हिंदू किंग्स के जो डिक्लाइन शुरू हुआ कश्मीर में उसमें हम अवंती वर्मन जी को नहीं पढ़ते हैं, मतलब पढ़ाया नहीं जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री टेक्स्ट में हमें देखने को नहीं मिलता है, यही दुर्भाग्य है। अब जब यहाँ पे किंग सहदेव आए तो उस समय मंगोल इन्वेडर डुल्चा ने कश्मीर पे अटैक किया था। अब इस अपॉर्चुनिटी की एडवांटेज किसने ली? एक बुद्धिस्ट ने जिसका नाम था रिंचेन, तिब्बत से एक बुद्धिस्ट था। देखो कश्मीर में इस्लामिक इन्वेजन होती है, जो बुद्धिज़्म है वो कश्मीर में हिंदू राजाओं के समय फला फूला, लेकिन जैसे ही इस्लामिक अटैक यहाँ पे कश्मीर पे हुआ तो तिब्बत का एक बुद्धिस्ट था रिंचेन, इसने क्या किया, इसने इस्लाम कबूल कर लिया और कश्मीर का राजा बन गया। क्योंकि इस्लाम कबूल कर लिया फिर इसने कहा हाँ भाई देखो मैं तो मुस्लिम हूँ, मेरे पे आप भरोसा करो और मेरे को राजा बना दो। तो यहाँ पे ये बुद्धिस्ट जो है इसने धोखा दिया और यहाँ पे ये राजा बन गया। रिंचेन जो है वो सुल्तान सबरुद्दीन बन गया और ये बना फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें हमारे कश्मीर के इतिहास में हुई हैं। फर्स्ट मुस्लिम रूलर बना कश्मीर का एक बुद्धिस्ट, एक तिब्बतन बुद्धिस्ट जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, नाम था सुल्तान सबरुद्दीन। और यहाँ से इस रीजन की इस्लामाइजेशन की जो बिगिनिंग है, जो शुरुआत है वो हो जाती है। तो कर्मा हिट्स बोलते हैं ना, कर्मा जो है वो आता है। तो अभी तिब्बत जो है वहाँ पे तुम देख लो क्या हो रहा है चाइना के द्वारा। अब हम बात करते हैं सिकंदर शाह मीरी के ईरा की। अब देखो यहाँ पे ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि आई एम अगेंस्ट तिब्बत, नहीं, मतलब आई एम अगेंस्ट दिस मैन क्योंकि इसने गलत काम किया। बाकी तिब्बतियन का तो ठीक है, जो भी चल रहा है चाइना के साथ वो चल रहा है, ठीक है। तो द ईरा ऑफ सिकंदर शाह मीरी, इस समय क्या होता है कि इस्लामाइजेशन जो है वो पीक पर पहुंच जाती है सिकंदर शाह मीरी के समय। इसको बुत शिकान भी बोला गया, बुत शिकान। बुत यहाँ पे बुत का मतलब क्या होता है, आइडल, शिकान मतलब ब्रेकर, तो आइडल ब्रेकर बोला गया इसको बुत शिकान, क्योंकि जितने भी हिंदू टेम्पल्स थे उनको डिस्ट्रॉय करना, मूर्तियों को तोड़ना यहाँ पे शुरू कर दिया। और यहाँ पे इसी के समय जो हिंदू थे उन्हें इस्लाम कन्वर्ट करना पड़ता था, और जो इस्लाम कन्वर्ट करने से मना कर देता था उसको मार दिया जाता था। तो काफ़ी कश्मीरी पंडितों को भी मारा जाता था, बाकी हिंदुओं को भी मारा जाता था। तो यहाँ पे काफ़ी हिंदुओं को मारा गया, काफ़ी कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर भी मारा गया, और 90 के दशक में तो मारा ही गया, सब जानते हैं। तो यहाँ बाकी काफ़ी हिंदुओं को भी मारा गया, सभी हिंदुओं को मारा गया। जब बाकी लोग हिंदुओं को मारते हैं तो वो कास्ट नहीं देखते हैं, उनके लिए तुम हिंदू हो, ये तो तुम बेवकूफ़ हो जो एक दूसरे के ज़्यादा देखते हो, बाकी नहीं देखते हैं। बाकियों के लिए सिर्फ तुम हिंदू हो, मतलब मैं इन्वेडर्स की बात कर रहा हूँ। इन्वेडर्स ने कभी तुम्हारी जाति नहीं देखी है, उन्होंने सिर्फ तुम्हारा धर्म देखा है और तुम्हें मारा है। और आज भी बांग्लादेश में या बाकी जगहों पे यही हो रहा है। तो हिंदू लोगों को कन्वर्ट होना पड़ता था, नहीं होते थे तो मार दिया जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे कश्मीर के जो लोग थे वो धीरे धीरे मुस्लिम्स बनते गए, और जो नहीं बनता था उसको मार दिया जाता था।
तो सिकंदर शाह मीरी का जो समय था ये एक टर्निंग पॉइंट था कश्मीर के रिलीजियस और कल्चरल लैंडस्केप के लिए। फोर्स्ड कन्वर्जन यहाँ पे होती हैं, हिंदू टेम्पल्स के डिस्ट्रक्शन यहाँ पे होती हैं, और जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है इस रीजन की उसे भी काफ़ी हद तक अल्टर कर दिया जाता है। फिर आते हैं मुगल्स। 16 अक्टूबर 1586 1586 में जो मुगल वारलोड था कासिम खान मीर, उसने जो चाक रूरल था याकूब खान उसको डिफीट कर दिया और जो कश्मीर है उसके ऊपर मुगल सल्तनत को इस्टेब्लिश कर दिया। यानी अब यहाँ पे कश्मीर मुगल्स के अंडर आ जाता है 1586 में। फिर यहाँ पे ईरा ऑफ फॉरेन रूल आता है। तो इस कॉन्क्वेस्ट के बाद जो वैली है उसको नॉन कश्मीरीज ने रूल किया अगले 361 सालों तक, और यहाँ पे एक्सटर्नल कंट्रोल का एक बहुत बड़ा लंबा समय हमें देखने को मिलता है। औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ की बात करें तो औरंगज़ेब की काफ़ी रिग्रेसिव पॉलिसीज़ थी हिंदुओं और शिया मुस्लिम्स के लिए। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि सुन्नी और शिया जो हैं उनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। सुन्नी शियाओं को बोलते हैं कि ये ट्रू मुस्लिम्स नहीं हैं। तो शियाओं को मारा भी जाता है, पाकिस्तान में मारा जाता है, अफगानिस्तान में मारा जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसलिए आपको शिया और सुन्नियों के बीच में क्या फ़र्क है उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैंने अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से उसको कवर कराया है। इवन बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और जो मैंने आपको जूडिज़्म वाली वीडियो बताई वो भी आपको जरूर देखनी चाहिए। तो औरंगज़ेब जो था वो हिंदुओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा कट्टर था। मतलब वो काफ़ी उसने हिंदुओं को मारा भी है और काफ़ी हिंदुओं के ऊपर रिप्रेसिव पॉलिसीज़ उसने इम्पोज करी, ना सिर्फ हिंदुओं के ऊपर बल्कि शियाओं के ऊपर और इवन बुद्धिस्ट और बाकियों के ऊपर भी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हज़ारों लोगों की मृत्यु होती है, हज़ारों हिंदू मारे जाते हैं, लाखों हिंदू मारे जाते हैं इनफैक्ट पूरे भारत में, और फोर्स्ड कन्वर्जन्स भी हिंदुओं की होती है। तो ये भी हमें देखने को यहाँ मिलता है। अब हम बात करते हैं अफ़गान ऑक्यूपेशन की। अब मुग़ल डायनेस्टी का फॉल होता है। अहमद शाह अब्दाली, यहाँ पे हमने नादिर शाह और अहमद शाह के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर पढ़ाया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, कैसे औरंगज़ेब के मरने के बाद मुग़ल एम्पायर वीक होता गया और फिर अंग्रेज़ों ने फाइनल टेक ओवर कर लिया। उस पूरी हिस्ट्री को मैंने उस वीडियो में कवर कराया, जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ मैंने आपको एक्सटर्नल थ्रेट बताया था जिसमें नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली एक थे। तो जैसे अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया, यहाँ पे अफगान्स का रूल शुरू हो गया। 1752-53 में अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया था, मगर सिर्फ कश्मीर ही ऑक्यूपाई हुआ था, जम्मू और लद्दाख ऑक्यूपाई नहीं हुआ। अब यहाँ पे अफगान मुस्लिम्स ने टेरिबल एट्रोसिटीज़ करी कश्मीर के लोगों के ऊपर, और ना सिर्फ हिंदुओं के ऊपर, चलो हिंदू तो अलग धर्म का है, लेकिन मुस्लिम्स को भी यहाँ पे मारा गया क्योंकि ये अफगान मुस्लिम्स नहीं थे। अब यही बात आ गई ना भाई, ये कश्मीरी मुस्लिम्स हैं तो हम अफगान मुस्लिम्स हैं, प्योर मुस्लिम्स हैं, प्योर पठान है, ये है प्योरिटी वाली बात होती है भाई, हम सुप्रीम है, सुप्रीमेसी वाली बात है। ये धर्म की लड़ाइयाँ ही सुप्रीमेसी के ऊपर हैं। अब तुमने हिंदुओं को मार के तुमने बोला मुसलमान बनो, अब मुसलमान बनने के बाद फिर शिया और सुन्नियों के बीच में कि भैया कौन सुप्रीम है, सुन्नी है कि शिया है। फिर जब उसमें हो जा रहा है तो फिर कि भैया अफगान का मुस्लिम सुप्रीम है कि भैया कश्मीर का सुप्रीम है, कौन सा सुप्रीम है। ये बात सुप्रीमेसी की, धर्म का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी ईगो की बात है। धर्म तो यूं ही बदनाम होते हैं, धर्म कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं सिखा सकता, किसी भी कोई भी धर्म, जितने भी धर्म है वो कोई एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं सिखाता है, शांति की बात करते हैं। तुम्हारी ईगो है, जस्ट बिकॉज तुम अपने आप को एक धर्म के साथ जोड़ते हो इसलिए लगता है कि भैया हम सुप्रीम हैं। फिर जब धर्म हो गया तो फिर अब तुम जात के साथ जोड़ोगे, फिर तुम रेस के साथ जोड़ोगे कि भैया हम सुप्रीम हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स की ईगो है और कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज के गधा बनती है तुम्हारी, ये ह्यूमन की गधा बनती है। धर्म का कोई बेचारे का कोई लेना देना, धर्म सारे अच्छे हैं, कोई धर्म नहीं, मैंने को सारे धर्म पढ़े नहीं हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा अंतरात्मा ऐसे बोलती है कि भाई धर्म कुछ ऐसे वैसे नहीं हो सकते, और अगर कोई धर्म में ऐसे वैसे चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो भी इंसानों ने ज़बरदस्ती खुद ही जोड़ी हुई हैं कि चलो इस चीज़ को यहाँ पे जोड़ देते हैं कंट्रोल के लिए, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो अफ़गान मुस्लिम्स थे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को दोनों को ही यहाँ पे कश्मीर के लोगों को मारा, यहाँ पे इसको प्लंडर किया गया, आर्किटेक्चर और टेम्पल जो है उनको तोड़ा गया, यहाँ पे लूटा गया, और न्यूमरस एट्रोसिटीज़ यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन के खिलाफ होती हैं, मर्दों को मारा जाता है, औरतों के रेप होते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पे आता है पठान रूल। तो ये जो प्लंडर और ऑपरेशन था ये 5 डिफरेंट पठान गवर्नर्स के समय चलता रहा। तो पठान जो थे उन्होंने कश्मीर वैली को 67 ईयर्स तक रूल किया, और यहाँ पे कंटिन्यूड सफरिंग होती है लोकल पॉपुलेशन की। जो लोकल पॉपुलेशन, जो लोकल जनता है, उसको यहाँ काफ़ी ज़्यादा मारा जाता है, दबाया जाता है। तो अब इन सारी एट्रोसिटीज़ से तंग होके बीरबल धार
जो एक कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने फाइनली सिख राजा रंजीत सिंह को अप्रोच किया। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ना सिर्फ हिंदू बल्कि हिंदू मुस्लिम यहाँ जितने भी लोकल लोग हैं, इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, तो आप हमारी कुछ मदद करिए, जो ऊपर से पठान रूलर्स हैं उनके खिलाफ हमारा साथ दीजिए। किसने कहा? बीरबल धार ने, जो एक कश्मीरी पंडित थे। तो यहाँ पे फिर आते हैं सिख राजा रंजीत सिंह जो थे वो तो काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग राजा हुआ करते थे। तो यहाँ पे कश्मीर के सिख लिबरेशन हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ सिख आर्मी की डिप्लॉयमेंट होती है। रंजीत सिंह ने अपनी 30,000 की आर्मी भेजी अपने काफ़ी कैपेबल जो वॉरियर्स थे उनके साथ। यहाँ पे हरी सिंह नलवा भी थे। हरी सिंह नलवा को माना जाता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त वॉरियर थे, और ये इतने ज़बरदस्त वॉरियर थे, इतने मतलब इनका इतना ऑरा था, इतना ज़बरदस्त कि इनसे कई लोग डरते थे। अफ़गानों ने बोलते हैं कि सलवारें पहनने शुरू कर दी थी इनके डर से, इनका इतना डर था हरी सिंह नलवा जी का। तो ये हुआ। फिर इनके बाद जो लीडरशिप इनके सक्सेसर की थी खरक सिंह जी की, उस समय भी यहाँ पे सिख आर्मी लड़ी। विक्ट्री और लिबरेशन जो है वो 15 जून 1819 में देखने को मिलती है। यहाँ पे फाइनली कश्मीर में सिख रूल इस्टेब्लिश हो जाता है और अफ़गान का जो ऑपरेशन है उसका पीरियड भी ख़त्म हो जाता है। रिलेटिव स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली सिख रूल के समय। कश्मीर ने एक्सपीरियंस किया पीरियड ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी, और रिलीजियस टॉलरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिली कंपेयर टू प्रीवियस जो अफ़गान रूल था। अब हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ सिख एम्पायर की बात करते हैं। रंजीत सिंह जी की जब डेथ होती है 1839 में, तो जो सिख एम्पायर था लाहौर का, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देता है, और बीच में रीजन्स में जो पावर वैक्यूम है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ब्रिटिश के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी कि जो डेंजरस बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ उससे कंट्रोल करने का, और जो जम्मू के राजा गुलाब सिंह थे, ये उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी थी कि जो कश्मीर है उसे इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दें। तो देखो यही बात है भी, जब तुम लड़ने की बात है तब तो तुम लड़े नहीं, लेकिन फिर जब पावर की बात आई तो फिर यहाँ पे आके तुम बोल रहे हो कि भैया हम यहाँ पे आके जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर देंगे और हम यहाँ के राजे बन जाएंगे। तो यहाँ फिर कश्मीर की ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग था कि जो एक प्लेस है जहाँ पे प्रेम है, पीस है, धर्म यहाँ पे फ्लरिश हो रहा है, वो कैसे पेन, ब्लडशेड में, खून खराबे में और डर में तब्दील हो जाता है। पहले जब हर जगह यहाँ पे ओम की गूंज सुनाई देती थी, मंदिरों की घंटियाँ सुनाई देती थी, आज वहाँ पे हमें अमरनाथ और वैष्णो देवी जाने में भी डर लगता है कि पता नहीं कहाँ से कोई फायरिंग कर देगा, कहाँ से कोई बम फेंक देगा। ये कश्मीर का हाल यहाँ पे बना दिया गया है। एक समय हिंदुओं के लिए ये ड्रीम लैंड हुआ करती थी, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज यहाँ पे कश्मीर में नारे लगाए जाते हैं कि फ्री कश्मीर फ्रॉम काफिर्स, काफिरों से कश्मीर को फ्री करो। काफिर मतलब हिंदू, मुस्लिम्स के मुताबिक जो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर है। तो यहाँ हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये जितने भी हैं जो इस्लाम को नहीं मानते, ये सारे क्या हैं? काफिर हैं। तो एक समय जब यहाँ पे हिंदुओं की घंटियाँ बजती थी मंदिरों की, आज वहाँ नारे लगते हैं कि कश्मीर से काफिरों को भगाओ। कश्मीरी पंडितों के ऊपर यहाँ पे अत्याचार हुआ, कश्मीरी पंडितों को मारा गया, कश्मीरी पंडित लड़कियों के रेप यहाँ पे होते हैं, गैंग रेप यहाँ पे लड़कियों के होते हैं। लाइन में लगा के हिंदुओं को गोलियां मारी गई, कश्मीरी पंडितों को गोलियां मारी गई, और वहाँ पे गवर्नमेंट्स ने कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया। वीपी सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, अगर वो चाहता तो कड़ा एक्शन ले सकता था, लेकिन उसने कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पे ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिंदुओं को मारा गया, कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन उसका कोई भी इतना इशू जो है वो नहीं बना। इनफैक्ट जो मेन कल्प्रिट थे उन तक को यहाँ पे नहीं पकड़ा गया, उन तक के ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। तो ये वो कश्मीर का इतिहास है जिसको भुला दिया गया है। आज भी मॉडर्न हिस्ट्री टेक्स्ट में आपको कहीं पर भी ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। 136 हिंदू और बुद्धिस्ट किंग्स हैं, टोटल नंबर ऑफ हिंदू और बुद्धिस्ट किंग्स जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया थ्रू आउट इट्स एंशियंट हिस्ट्री। 84 किंग्स हमें देखने को मिलते हैं आफ्टर गोनंदा प्रथम, जो पहले किंग माने जाते हैं हिंदू किंग कश्मीर के। गोनंदा प्रथम के बाद से 3rd सेंचुरी BCE तक यहाँ पे 84 किंग्स थे जिन्होंने रूल किया। 361 ईयर्स का फॉरेन रूल यहाँ पे देखने को मिला, जहाँ पे मुग़ल कॉन्क्वेस्ट के बाद नॉन कश्मीरीज़ ने यहाँ पे राज किया, फिर अफ़गानी आए और पठान रूल यहाँ पे आया।
उसके बाद जाके फिर यहाँ सिखों ने जब इसको टेक ओवर किया तब जाके फिर यहाँ स्थिति थोड़ी सी सुधरी। लेकिन उसके बाद जब रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई तो फिर जो लोकल यहाँ का राजा है वो बोलता है कि भैया अब हम यहाँ पे इसको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर देते हैं। तो ये 361 ईयर्स ऑफ फॉरेन रूल देखने को मिला। यहाँ पे हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा मारा गया, हिंदू लड़कियों के काफ़ी रेप हुए और यहाँ मंदिरों को तोड़ा गया। ये सब कश्मीर का एक काला इतिहास है। ये सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो नोटेबली मॉडर्न स्कूल हिस्ट्री से एब्सेंट हैं दुर्भाग्यवश, और इसीलिए जो कश्मीर का रिच और कम्प्लेक्स पास्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग में ये काफ़ी ज़्यादा गैप्स क्रिएट कर देते हैं। की टेकअवेज क्या हैं? देखो, एंशियंट ग्लोरी, हमने कहा कि भैया कश्मीर जो है वो हिंदू और बुद्धिस्ट लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी और कल्चर का सेंटर रहा है हज़ारों सालों तक। रिच ट्रेडिशन है यहाँ पे राजाओं के, स्कॉलर्स के और सेंट्स के। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये रीजन जो है यहाँ पे ड्रामेटिक रिलीजियस और कल्चरल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ इस्लामिक रूल की सक्सेसिव वेव्स हमें देखने को मिलती हैं जिसकी शुरुआत रिंचेन से होती है जो कि एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट था और यहाँ पे उसने इस्लाम धर्म कबूल किया और यहाँ का राजा बन गया। और उसके बाद सिकंदर शाह मीरी जो थी, इसके अंडर काफ़ी हिंदुओं को मारा गया और काफ़ी हिंदुओं को कन्वर्ट करवाया गया इस्लाम में। हिस्टोरिकल इरेजर देखने को मिल रहा है। कश्मीरी हिंदू और बुद्धिस्ट पास्ट जो है उसके जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको कम्प्लीटली ओमिट किया गया है, कम्प्लीटली उसको भुला दिया गया है हिस्टोरिकल नैरेटिव से, इंक्लूडिंग जो ललित आदित्य जी का कंट्रीब्यूशन था। ललित आदित्य जी के समय मैंने आपको कहा कि तिब्बत में कश्मीर का रूल था, कश्मीर का जो एरिया था वो तिब्बत के साथ लगता था, वो कोंकण के साथ लगता था, बंगाल के साथ लगता था और यहाँ पे तुर्किस्तान के साथ लगता था। लेकिन इसके बारे में भी हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। कम्प्लेक्स लेगेसी है कश्मीर की कंप्लीट हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इसके जो कल्चर हेरिटेज है हम उसको अप्रिशिएट करें और जो कम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं जिसने करंट सिचुएशन को शेप किया है उसको भी हम अच्छे से समझें। तो ये है दोस्तों कश्मीर का इतिहास। यहाँ पे हमने किसी धर्म, जात, मजहब, पंथ इसकी बात नहीं करी है भैया। कश्मीर में जो चीज़ें जैसे हुई हैं उसको एज इट इज़ दिखाया है क्योंकि यही जनरल नॉलेज है और यही हमारा काम है। तो ये था कश्मीर का इतिहास। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा और जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।